मेरा नाम सोनी भारती है जी। गांव खराजपुर जी, आपके गुआंढ में तो ही है। और वीर सिंह भाई हैं, अपनी टीम के साथी हैं। ये फौजी साहब हैं जी, करनाल से। हम आए हैं जी, देखो कोई राजनीतिक चर्चा नहीं आई है। ये एक सामूहिक चर्चा है, अपने गांव की चर्चा है। चर्चा करने के लिए आए हैं कि भाई मतलब आज चल के रहे, मतलब सब इंसान जो है दौड़ में लग रहे। एक ऐसी दौड़ में कि जिसका पता भी नहीं हमना। वो आप लोग देख भी रहे हैं जी अपने जीवन में। मतलब ऐसा लगा कि हम अपने दिमाग पे सोच भी नहीं पा रहे हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो गया। जैसे अभी चर्चा कर रहे थे, अंकल जी कह रहे थे कि नीम का पेड़ जो है सूख रहे हैं आजकल। ये नीम के पेड़ क्यों सूख रहे भाई, यू कारण हम जान नहीं पाए। मतलब ये सोच नहीं सकते हम अपने दिमाग पे भी क्यों सूख रहे। और भी पेड़ पौधे हैं दूसरे, वो क्यों नहीं सूख रहे। अपना देसी नीम ही क्यों सूख रहा। अगर नौजवान बच्चे हैं तो समझते होंगे कि भी नीम, और बड़े बुढ़े अपने ज्यादा जाना कि नीम के गुण कितने थे। नीम के कितनी औषधियां इसकी बना करा थी। बहुत रिसर्च है जिसका, अमेरिका ने पेटेंट ले रखा है इसका। नीम का पेड़ अमेरिका में होता नहीं है, लेकिन पेटेंट उसने ले रखा। जो इससे दवाइयां बना, जो औषधियां बना, तो यो बहुत गहन शोध का विषय है। उस पर ना जानते हुए आप चर्चा शुरू करेंगे कि लगभग सभी किसान है जी गाँव में, खेती करा जी। ज्यादातर तो सारे खेती करा जी। हाँ चलो किसान से ही शुरू कर ला जी। अच्छा, खेती करने के लिए अपने बीज हैं जी किसान पा। मैं पूछ रहा जी आप लोगों से, या मतलब बाजार बाजार में तो ये डिपेंड, मतलब बैठ कर चर्चा करेंगे। बीज तो है जी, अपने बीज चलते तो नहीं। एक साल दो साल तो मुश्किल से घटती 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 चली है। हाँ और हमने पैदावार की है तो पैसे से ही है। हाँ ठीक है जी, बात ठीक है। खर्चे हैं। हाँ खर्चे मतलब ये चलो ज्यादा पैदावार की बात कर ला जी। हम 20-25 कुंटल लिकड़ जा गेहूँ, 20-25 कुंटल गेहूँ लिकड़ जा भाई, क्या उसमें हम उसना बेच का एक साल तक गुजारा कर सका। एक किले में तो 20 कुंटल अगर गेहूँ लिकड़ रही है, अगर हम 20 कुंटल रखेंगे फिर तो 15 परिवार का, 15 सदस्यों का जो परिवार है वो तो गुजारा कर सकेगा एक साल तक उसमें। इब जब हम उस गेहूँ ना बेच देंगे, और बेच का जो पैसा आएगा उससे तो नहीं वो 15 सदस्यों का जो परिवार है वो गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई इतनी होगी। हमारे पास बीज हमारे अपने बचे नहीं है, वो इस स्वार्थ के मारे कि हमने ज्यादा पैदावार लेनी है। और वो हमारे दिमाग में बात आई कहाँ थे भी ज्यादा पैदावार भी हमने लेनी है। वो हमारे दिमाग में डाल ली गई, धीरे धीरे हमारे खर्चे बढ़ा दिए गए। अच्छा, पानी अपना नहीं है जी। गांव का जो आज देख का चला हम, पानी अपना नहीं बच रहा जी, क्योंकि पानी बिजली पर डिपेंड है, और बिजली किसी कॉरपोरेट घराने की है। जो बिजली आएगी तो पानी आएगा। मतलब गांव पापनी पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अगर 8-10 दिन तक बिजली ना आएगी, मतलब 3 दिन ही ना हुआ, तो मतलब गांव के क्या हालात हो जाएंगे आप लोग समझ सको जी। बिना पानी के, बिना पानी के, बिना बिजली के, मतलब आज का मानव रह नहीं सकता। लेकिन जो हम उस पुराने भारत की बात करा, वो जो पुराना भारत था वो इतना स्वावलंबी और निर्भर था अपने पर के उसने अपने गांव में हर चीज बनाई। लकड़ी लकड़ी से उसने पहिया बना दिया, हल बना दिया, और ऐसी व्यवस्था उस गांव में बना ली थी, जो भारत का वो गांव था, कि उसने दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ा थी। वो जो सिद्धांतिक आदमी थे, उन्होंने के सोचा के ना सोचा, किस तरीके से वो व्यवस्था बनाई थी, वो इस तरीके से समझनी पड़ेगी हम ना, कि जो ना बड़े बुजुर्गों ने व्यवस्था बनाई थी, कि वो चीज देखा थे कि भी जो कीड़ी है ना, वो एक कीड़ी अपने बिल से कितना दूर चली जावा, मतलब 15-20 फुट दूर तक जाएगी, वो अपने भोजन की व्यवस्था कर लेगी जो कीड़ी है। ऐसे पक्षी सुबह निकलेगा, वो शाम को अपने घोंसले में आ जाएगा। इस तरह ही जानवर है, वो 10-20 किलोमीटर के दायरे में घूमेगा फिरेगा चरेगा और अपना गुजर बसर करेगा। ऐसे ही हमारे भारत में वो दिव्य पुरुष या वो मानव हुए हैं कि उन्होंने ये सोचा कि भाई जो भी दुनिया में चीज बन रही है वो हम अपने गांव के अंदर ही बनाएंगे। भाई ऐसी व्यवस्था मानव क्यों नहीं बना सकता। तो बड़े बुजुर्ग तो अच्छे तरीके समझा जी उस चीज ना, कि वो टाइम इन्होंने देखे आगे पूरी की पूरी व्यवस्था उन्होंने गांव में बना रखी थी। वो किसी शहर पर निर्भर नहीं थे।
जो वो अपने गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो शहर पर निर्भर नहीं थे, लेकिन आज का मानव पूरा का पूरा बाजार पा और शहर पर निर्भर हो गया। बीमारी करने में कमी आ गई या फिर मशीनीकरण का दौर आ गया। जैसे ही मशीनीकरण का दौर आया तो बीमारियां बढ़ी, उत्पादन बढ़ा तो बीमारियां बढ़ी, हमारे खर्चे बढ़े, दवाइयों के, डॉक्टरों की दवाइयों के, खेत की दवाइयों के, ये धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। तो वो जो हमने वो किताबों में पढ़ने न मिला, आप लोगों ने भी पढ़ने न मिला होगा कि भारत विश्व गुरु था, यू देश विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया इस देश ना क्या करा थे। जितना ज्यादा सोना इस देश के अंदर था विश्व में किसी के अंदर नहीं था, क्योंकि यू देश व्यापारिक देश भी था जो ज्यादातर किताबों में मारते पढ़ाया नहीं गया। यू देश सुनने ना मिले, हम ना किताबों में देखे, हम तो पढ़ दे रहा हूँ जी, 200 साल पुरानी किसी की रिसर्च है, मतलब यह अपने देश में किसी लेखक ने नहीं लिखी, अंग्रेजों ने लिख रखी है चीजा। एक राजीव दीक्षित जी हुए हैं, अगर आप यूट्यूब पर ना देखते होंगे सुनते होंगे, उन्होंने लगभग 25 से 30 साल पूरा भ्रमण कराया देश का, और ऐसे लोगों के साथ मिलकर इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उन्होंने 50,000 से ज्यादा दस्तावेज कढ़वाए कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले भारत कैसा था और भारत गुलाम होया किस तरह। तो उन दस्तावेजों ने पढ़कर यह चीज निकल आई कि भारत ना व्यापार करया कि भाई एक पलड़े में तो तराजू के कपड़ा रखे जा करा था, दूसरे में सोना रखे जा करा था, जिस भारत का वो कपड़ा बिका करा था। अब अगर हम देखा एक 15 मीटर का थान वो लगभग 5-7 किलो हो जा, तो आजकल पढ़े लिखे बालक कह देंगे 5-7 किलो तोड़े में 15 मीटर का थान थोड़ी आ सका। वो कपड़े की इतनी बारीक बुनाई करा थे जो हमारे कारीगर थे कि वो 15 मीटर का थान मात्र 7 ग्राम से लेकर और 10 ग्राम तक को करा था, 15 मीटर का थान। ऐसे ऐसे कारीगर भारत में थे। तो यू देश अपनी व्यवस्था में चल रहा था, पूरा का पूरा अपने पर निर्भर था। जब अंग्रेज आए यहाँ 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, 1608 में, धीरे धीरे ना जहांगीर राजा था उसके साथ उन्हें समझौता कर लिया व्यापार का, उधारी में यहाँ से सामान उठाया। मतलब सोचने वाली बात है, जब वो दस्तावेज पढ़ा है ना, जहांगीर राजा के साथ जब वो बात करना आए कि भाई मारते व्यापार करने का लाइसेंस दे दो, जब उनकी सभा बैठी लगभग 4-5 मीटिंग हुई, 5वीं मीटिंग में जहांगीर ने लाइसेंस दे दिया कि भाई आप लोग मतलब क्या खरीदोगे, कि भाई यहाँ से खरीदेंगे, भाई उसके वास्ते पैसा है, भाई पैसा नहीं है, यहाँ से उधार में मान लेंगे और इसना अंग्रेजों के देश में जाकर बेचेंगे और फिर जो वहां से मुनाफा कमाएगा इनके पैसे देंगे फिर हम। इस तरीके का मतलब इतना सीधा वो राजा था, सीधा लगा लो, भोला लगा लो, लाइसेंस दे दिया या फिर उससे और किसी तरीके से ना बढ़ाया, क्योंकि चतुर तो थे अंग्रेज, धोखाधड़ी वाले तो थे। अब धीरे धीरे करके फिर वो यहाँ से लूटपाट मचाने लगे, जैसे कि आजकल चोर डाकू करा है ना, तो वो किसी राजा के घर में चिट्ठी भेजते थे कि भाई 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो हम आपके घर ना आकर लुटेंगे। राजा अपने मंत्रियों ने बिठाया करा था, वो क्या करा था भाई अंग्रेज या चीज कह रहे, अब क्या करना आप बताओ ना, क्या भी अपने पास तो बतेरी धन संपत्ति या खजाने भरे पड़े, आप 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दो ही ना, भाई यहाँ का तो ज्यादा लूट कर ले जाएंगे ये। तो कुछ राजा बिके जो उनके साथ समझौते करे, और कुछ ऐसे थे जो लड़े कि भाई यू माल मारा, सोना मारा, मामा आप लोगों से नहीं दे सकते इसना, भाई हम लड़ेंगे, आओ युद्ध करो। युद्ध करा थे, फिर वो अंग्रेजों ना जो सेनापति थे वो सेनापतियों ने खरीदना थे राजा बनाने के चक्कर में, सेनापति बिक जाते। तो इस तरीके से धोखाधड़ी या राजनीति शुरू से चल रही आ रही है, जो हम आज देख रहे हैं ना भाई। आज की राजनीति में गांव के गांव में एक बरादरी आप देख रहे होंगे या सारा गांव का समाज इकट्ठा बैठता को नहीं है, ये राजनीति का सबसे बड़ा कारण है। और यह राजनीति आज की नहीं चल रही है, यह राजनीति या 1600 से ही चल रही है। इस पर धीरे धीरे चर्चा शुरू करेंगे। ऐसे ही अंग्रेजों की लूटपाट बढ़ती चली गई। अच्छा, अंग्रेज क्या करा थे कि जिस राजा ने कह दिया कि 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हम दे देंगे, उसके साथ वो समझौता करा थे दोस्ती का। अंग्रेजी में वो लेटर लिखा जावा था, भाई यू राजा अच्छा है, इसके साथ हमारे लिंक अच्छे हैं, बढ़िया। वो लेटर है हमारे पास सारे, जहांगीर के साथ जो दस्तावेज एग्रीमेंट हो रहे हैं वो सब है हमारे पास। तो भाई यू राजा अच्छा है, इसके साथ हमारे साथ इसकी दोस्ती होगी है, और हम ऐसे ऐसे करके इनके साथ चलते रहेंगे। एक नोट करके लिखा जावा था नीचा छोटे अक्षरों में, वो भी अंग्रेजी में, कि जब यू राजा मर जाएगा या इसकी संतान नहीं होने की, इसका उत्तराधिकारी ना होने का, तो इसका राज्य हमारा राज्य हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी। तो उस टाइम में जिन राजाओं का बच्चे नहीं हुए या राजा मर गया जिसका पुत्र ना आया, तो वो स्टेटा इस तरह हड़पी अंग्रेजों ना, एक भी युद्ध वो जीत नहीं पाए भारत में।
राजाओं पे थे। आपने अगर झांसी की रानी की स्टोरी पढ़ी हो या कहानी पढ़ी हो, सीरियल देखा है, वो उनका अडॉप्ट कराया पुत्र था। वो अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं करा था क्योंकि उसके साथ समझौता हो चुका था उनका, जो उससे पहले बड़े थे कि भाई अगर आपका जो बेटा नहीं होया तो यू राज्य थारा मारे में मिल जाएगा। तो इस नीति से वो चल रहे 1840 का दौर आ गया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब इस तरीके से लूट का मतलब ये भी समझने लग गया हमने भाई लूट मचा रखी, गुंडागर्दी मचा रखी है, तो अब कानून बनाए जाएंगे। 1840 से पहले क्यों होया करा था कि जिस तरह आपका गांव है अमृत कला, इस गांव की ग्राम सभा होया करा थी। गांव के अंदर कुआं खोदना है या जोड़ खोदनी है या किसी भी चीज का निर्माण करा है तो ग्राम सभा की मीटिंग बैठा करा थी। ग्राम सभा की मीटिंग बैठा थी, हर समाज का व्यक्ति उसके अंदर बैठा करा था। वो फिर प्रस्ताव पारित करा थे कि भाई कुआं खुदेगा, कारीगर बुला कर लाने पड़ेंगे, इनकी रोटी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो कैसे होएगी? गांव के लोगों की एक इतनी जबरदस्त कला थी उन लोगों का कि जैसे किसान के दाने आवा थे ना छमाई में, वो कमार थे, लोहार थे, सनार थे, धोबी थे, सब थे देख रहा था। और उसमें से कुछ हिस्सा वो उनका गांव का एक अनाज भंडार होया करा था। गांव के अनाज भंडार में स्टोर करा थे भी, ताकि किसी भी समय में या कोई आपदा पड़गी, विपदा गांव पाएगी, इस अनाज भंडार में से पूरा गांव अपना पालन पोषण आराम से कर लेगा। भाई उस अनाज भंडार में से जो कारीगर आएंगे काम करने वाले, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। गांव की जो औरतों वहां थी वो खाने बनाने की व्यवस्था करा थी। इस तरीके से वो पूरा सिस्टम चल रहा था अपने गांव का। अंग्रेजों ने देखा कि भैया तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इस तरीके से गुलाम नहीं हो सकते हैं भाई, और तगड़े सिस्टम से सोचना पड़ेगा। अंग्रेजों ने क्या कराया कि पैरेलल में इसके, हमारी तो ग्राम सभा थी, तो इन्होंने पैरेलल में PWD डिपार्टमेंट बना दिया, जो आज भी चल रहा कि भाई गांव के अंदर कुआं खुदेगा, तालाब खुदेगा, आपने इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कलेक्टर से, अपना ग्राम सभा ना अर्जी लिख कर देनी पड़ेगी और कलेक्टर परमिशन देगा आप लोगों ना। वो कलेक्टर कौन? वो कलेक्टर इंग्लैंड की शिक्षा पढ़ का आयो यार, एक अंग्रेज था, जिस भी क्षेत्र में ना बनाने पड़े। 4 प्रेसिडेंसी रही भारत में, मद्रास, बंबई, कलकत्ता और ये अपनी दिल्ली की, उत्तर भारत की। अच्छा, उन्होंने कलेक्टर बना लिया। कलेक्टर बनाने के बाद फिर गांव वाले को मतलब यू तो सिस्टम हमारी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जो आवाज उठाने वाले थे वो मरते रहे, लेकिन जो युवा थे वो बड़े होंगे रहे। उन्होंने तरीका सोचा कि कलेक्टर पे तो भीख मांगनी पड़ेगी हमना, अपने गांव में जिस तरह से ग्रांट का रूप दे दा आज, कि भी ग्रांट लेना पड़ेगा तो कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही फिर लोगों में उत्साह होया कि जोश आया भी ये हमना लुट्टा लग रहे, आज ते नहीं कई बरस हो गए ना भाई, मारी आने वाली पीढ़ियां इस कदर गुलाम हो जाएंगी कि उन्हें सच्चाई का पता ही नहीं चलने का। भारत था के बन के गया और यह व्यवस्था चल किसकी रही? तो उन्होंने विद्रोह कराया 1857 का, जो हमने किताबों में पढ़ने न मिला, जो एक सैनिक विद्रोह बता दिया गया हमारे, ये तो सैनिक विद्रोह था। गांव का जमींदार, गांव का कारीगर, क्योंकि कारीगर भी नहीं छोड़े हो ना, जो वो बुनकर थे ना उनके अंगूठे काटे थे ना, ये हमारे पर रिकॉर्ड है पूरे बुनकरों के, क्योंकि गुंठे की जरूरत हुआ कपड़ा बुनने में, उनके हाथ काटे हैं अंग्रेजों ने। और जो शिक्षा पढ़ाया करा थे, गुरु होया करा थे, आचार्य होया करा थे, उन्होंने पकड़ कर ले गए इंग्लैंड में। उन पा बैल की जो जोत का कोल्लू माया खेतों में उन पा बैल चलवाए हुए अंग्रेजों ने। ये पूरे के पूरे अंग्रेजों के दस्तावेज है आज भी, जो बता रहे हैं, वो डायरियां लिखा करा थे अपनी। अच्छा, ईब वहीं पहुंच रहे जी धीरे धीरे। 1857 के बाद विद्रोह, मतलब सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी हो। मेरा कहने का उद्देश्य यूं था कि जमींदार भी था, किसान भी था, और जो अपने बुनकर थे या कारीगर थे वो भी थे, सारे सब ने मिलकर लड़ी के ना यहाँ पे दबाओ भाई, नहीं तो अपनी पीढ़ियों का पता भी नहीं लगने का, हम आगे भाई किस तरीके से जिएंगे, ये तो जी नहीं देने के। वो दब गई। फिर हमारे जो क्रांतिकारी थे 3 महीने, मतलब वो जीते, 3 महीने देश आजाद रहा 1857 में। उसके बाद क्या होया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, सब पाप अपनी जिन जिन सी स्टेट थी वो उनको ना झंडा लगा लिया अपनी स्टेट का। इब जो राजाओं के साथ जिनकी संधि हो रही थी नहीं अंग्रेजों की, वो तो उनके मित्र थे, तो उन्होंने फिर लेटर लिखे कि भाई यहाँ विद्रोह हो गया, हमारे सारे लोग मारे गए, सारे अंग्रेज मारे गए, इब आप लोग हमारी किस तरीके से मदद करोगे? तो राजाओं ने लेटर लिखे, फिर उनसे रिप्लाई कराया कि आप लोग आओ, यहाँ आपका स्वागत है, हम इन क्रांतिकारियों से हम भी परेशान है,
भाई ये मानना भी नहीं जीने दे रहे, क्योंकि हम ना थारी जो हमने हमारे पास याशी करवाई है या मौज मस्ती करवाई है, वो ये चीज हम ना करन नहीं दे रहे। और ये हमारे भी काम में बांध है कि आप लोग आओ यहाँ से, हम आप पे 20-20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे, अपनी पूरी सेना देंगे। पटियाला का खानदान जो है, जो राजा है, हमारे जींद का जो राजा है, अच्छा हैदराबाद का जो राजा था उस टाइम में, और अपना गुजरात के, राजस्थान के कुछ राजा थे, उनकी सबकी चिट्ठियां आई हैं, लेटर है, उन्होंने लिख रखे। तो उन्होंने अंग्रेज बुलाए, और फिर जो हमारे क्रांतिकारी थे, आप लोगों ने सुनने ना मिले होगा, यहाँ लाल रोड भी है, लाल सड़क है, लाल चौक है, कोई पेड़ों पर लटका कर क्रांतिकारियों ने फांसी दे दी, गोलियां उड़ा दी, तोपोते उड़ा दिए। वो उसके बाद होया जब हमारे राजाओं ने उनका साथ दिया। एक बात आप नोट करो यहाँ से कि 1857 की क्रांति के बाद किसी भी राजा ने अंग्रेजों का विरोध नहीं कराया, क्योंकि फिर वो तनख्वाह लेने लग गए थे उन पे थे, भाई तनख्वाह पर रख लिए वो। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार तो खत्म होगी, अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ना 100 साल की लीज पर देश दे दिया ब्रिटिश की गवर्नमेंट थे, इंग्लैंड की पार्लियामेंट थे। भारत के जो अपनी मोहर, अपना झंडा, अपनी सत्ता थी, वो सारी खत्म होगी। अब हमारे देश में 1857 की क्रांति के बाद जब दोबारा कब्ज होया देश पा, तो अंग्रेजों की सरकार चली, संसद की MP MLA चुनका आने लगे, फिर वो कानून बनाने लगे। उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट 1861 बनाया, पुलिस बनाई कि भी जहां जहां भी क्रांतिकारी लुक रहे हैं देश में, यो ऐसा समूह बनाया कि भी जहां जहां भी क्रांतिकारी लुक रहे हैं उन्हें निकाल कर लेकर आओ। आप उन्हें निकाल कर लेकर आओगे, मारोगे, पिटोगे तो आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। आप SHO थे DSP बना दोगे, DSP थे अपना ऊपर पोस्ट आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो ऐसा ही होया 1871 में। फिर इन्होंने IPC बनाई, कोर्ट बनाई, अपनी सारे फैसले मुकदमों के आज भी उसी आधार पे चला। तो धीरे धीरे करते करते इन्होंने अंग्रेजों ने 1857 से लेकर 1947 तक 34,735 कानून बनाए बीच बीच में। अच्छा 1857 के बाद देश वाले फिर इकट्ठे होने लगे कि भाई ये तो फिर यहाँ राज लग गया करना हमारे पास, और अब तो संसद का ही राज चल रहा है, इनका भी क्या करा जाए। तो इनका जो खुफिया विभाग था, जो IB था, 1976 में उसने रिपोर्ट दी 1876 में कि भाई यहाँ से दोबारा इकट्ठे लग रहे हो लोग, और दोबारा 1857 से जबरदस्त और इससे बड़ा विद्रोह करेंगे ये लोग, और आपकी सत्ता उखाड़ का फेंकेंगे। क्या करोगे आप लोग? तो अंग्रेजों ने 1884 में दूसरा संगठन बनाया उस IB की रिपोर्ट से। 1984 में वो संगठन बना, एक अंग्रेज ने बनाया। उस संगठन का नाम था कांग्रेस, जिसने कांग्रेस सरकार में आज भी का। तो इन्होंने कहा कि भाई हम कब तक इंग्लैंड से MP MLA चुन कर लेंदे रहेंगे, तो कि भारत के लोगों ने ही शामिल करो इसमें। राजनीति तंत्र भारत वालों ने सिखाया, क्योंकि वो यूं काम करेगा जो क्रांतिकारी गतिविधियां देश में कर रहे हैं, और ये नेता के काम करेंगे, ये हमारी साइड की बात करेंगे, और वो देश के लोग ही ना सोचेंगे कि ये हमारे लोग हैं, तो इनके अपना भेद बताएंगे। तो 1890 के बाद यहाँ इलेक्शन होना शुरू हो गया। सारा सिस्टम इन्होंने तामझाम MP MLA का बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेज उन सीटों पे ध्यान दे रहे। तो मेरे मन में मैं शुरू से पढ़ू था, और युवाओं के भी होगा, कि भगत सिंह का साथ कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, या गांधी ने भगत सिंह का साथ क्यों नहीं दिया, या नेहरू ने भगत सिंह का साथ, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्ला का, इनका साथ क्यों नहीं दिया। वो मन ऐसा लगा, और ये सच्चाई भी है कि साथ नू नहीं दिया, कि उन लोगों ने डर था कि हमने कांग्रेस से ये निकाल देंगे अंग्रेज, क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों की थी, अंग्रेजों ने बनाई थी भी। जो वो जीभ लप लपाई है, जो वो मलाई खा रहे हैं राजनेता या राज सत्ता में बैठे भाई, उससे वो लालच, वो भोग ना चले जावा, इस करका इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया को नहीं। यू सबसे बड़ा कारण रहा जो इस रिसर्च में निकल का हुआ। क्योंकि 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन होया सारा देश में काम। फिर 1857 के बाद वो मेयर बने थे कलकत्ता के, कांग्रेस पार्टी के फिर अध्यक्ष रहे। 1939 में भी इलेक्शन होया, फिर उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। वो मजबूर करे दूसरे विश्व युद्ध में। वो तो कह रहे थे कि अंग्रेजों ने मार कब गाएंगे, हमारे पास ये मौका है, और कांग्रेस जो है देश का साथ देगी। लेकिन उस वक्त भी मैं सीधा नाम लेगा नहीं कह रहा, क्योंकि ये सच्चाई है। अगर कार्रवाई करनी जिस व्यक्ति ना कर सका, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एविडेंस है हमारे पास। तो भाई सारा का सारा सिस्टम इलेक्शन करके होया देश में। 1946 में भी इलेक्शन हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात किसी ने माननी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने मजबूर कर दिए कि उन्होंने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद सरकार बनानी पड़ी।
आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी अपनी। क्योंकि एक आजाद देश ना अपनी सेना चाहिए, अपनी भूमि चाहिए जहां पर वो अपना झंडा लगाएगा, अपनी करेंसी चाहिए, अपना बैंक चाहिए, उसने अपनी सेना चाहिए। और अंडमान निको द्वीप समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद कराया था सबसे पहले, और वहीं पे आजाद हिंद फौज का झंडा लगा था। सारी की सारा सिस्टम उन्होंने अपना बना का। और आज तक नेताजी गायब है, वो बंदा डेथ होगी या क्या हो गया, नेताजी का 10 सर्टिफिकेट भी नहीं मिले आज तक। 1946 में इलेक्शन हुए, दूसरा विश्व युद्ध बंद हो गया 45 में, 46 में इलेक्शन हुए। एक तरफ तो कांग्रेस लड़ा करा थी, एक तरफ अंग्रेजों की सरकार लड़ा करा थी, उनके एमपी एमएलए खड़े हुए करा थे, इस तरफ कांग्रेस के खड़े हो करा थे। अब 46 में हमारे देश के लोगों ने सोचा कि भाई कांग्रेस में अपने आदमी है, इनते वोट दो, इन्हें जिताओ। 1946 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस सरकार जीत गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार हार गई, इस करके अंग्रेजों ने यहाँ पे जाना पड़ा। और उधर नेताजी गायब थे। भाई नेताजी दोबारा फौज ना बना कर लेगा, अगर हम यहाँ बैठे तो संपूर्ण आजादी मिल जाएगी, स्वराज मिल जाएगा ना। नेताजी क्या कर रहे थे, हमने स्वराज चाहिए, या मतलब एक कमरे में बैठकर कागजों पर आजादी नहीं चाहिए, जिन्ना कमा पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट देकर चले गए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार अब चलाएगी कांग्रेस सरकार। 14 अगस्त ना देश का प्रधानमंत्री था माउंटबेटन, जो एक अंग्रेज था, और 15 अगस्त ना देश का प्रधानमंत्री बन गया नेहरू। अब इसमें ना तो कोई कानून बदला, जो हमारे पास टैक्स का कानून लगाया, ना हमारी वो जो ग्राम सभा के अंदर वो ताकत थी सारी निर्णय लेने की, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अंग्रेजों ने बनाया था कि मेरे देश की व्यवस्था अपने आप चल रही थी, और यू पैनल में कानून बनाया। भाई इसके ऊपर सोचे नहीं किसी ना, सारे बड़े बड़े नेता बैठे, यू कहने लगे, उसमें जो बैठ का आई भारत की जो दस्तावेज संग्रहालय है इनका आर्काइव में थे, हमने डॉक्यूमेंट निकलवाए कि यू निर्णय होया था कि भाई यह व्यवस्था जो हम चल रही है, ये सारे कानून आप 10 साल तक चलाएंगे, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर देंगे। लेकिन वो कानून खत्म नहीं हुए, आज तक भी सारे के सारे चल रहे हैं। और जहां माउंटबेटन बैठा था, आज वहीं बीजेपी बैठी है, कल बीजेपी बदल जाएगी तो कांग्रेस बैठी है। लेकिन कानून तो ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश गवर्नमेंट की संसद के चलाए हुए कानून चला रहे हमारे ऊपर, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो भारत का झंडा खत्म कराया था और भारत की करेंसी और भारत की मोहर खत्म करी थी 1857 में, अब हम 1947 की बात करा, क्या जब अंग्रेज गए क्या मारते हमारी करेंसी देकर गए, या हमारी मोहर मारते देखा गए? वो नहीं देखा गए। आज तक भी जो भारत की मोहर है, या भारत सरकार की मोहर है, या जो करेंसी है, वो गायब है, वो खत्म है। भारत के अंदर भारत का ही रुपया चलता नहीं है, भारत में चला बैंक नोट, जो आरबीआई आई थी 1934 में, जो अंग्रेज लेकर आए थे। आप लोगों ने गौर करी होगी कि सारे नोटों पर लिखा रहा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और उसके ऊपर भारतीय स्टेट बैंक लिखा रहा, ग्रंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लिखी रहा, और उस पर वो जो आरबीआई का गवर्नर है वो साइन करा। लेकिन आपने 1 रुपए का नोट अगर किसी भाई को या किसी ने देखा हो, उसके ऊपर लिखी रहा भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर उस पर साइन करा, और उसके ऊपर यूं नहीं लिखा रहा कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मतलब मेरे आज तक यह चीज मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में, जहां तक भी मैं पढ़ा हूं, यह चीज पढ़ाई नहीं गई है कि मेरे देश के अंदर 2 करेंसी चल रही हैं, एक तो भारत सरकार का रुपया और एक आरबीआई का नोट। उसमें एक वादा पत्र ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। असली रुपया क्या है भारत का, आज तक 70-80 सालों में पता नहीं कर पाए हैं। जो वकील भाइयों यहाँ, वो आप जरूर देखना, आप अपनी रिसर्च में, क्योंकि हम वकीलों से मिले हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, भैया जो गारंटी ले रही है इस नोट की, दी सेंट्रल गवर्नमेंट उस नोट पर लिख रहा भैया क्या है, उसकी आरटीआई लगवाई हमने, आरटीआई में लिख रखाया कि भाई द सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से देश में कोई सरकार नहीं है, यहाँ तो भारत सरकार है। बस जी, थैंक यू। नहीं कोल्ड ड्रिंक लिया नहीं कर दे जी, रख दो, कोई बात नहीं, रख दो। अच्छा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे, उनसे बैठ कर बात करी तो उन्होंने कहा कि भी जो अपना संविधान है ना, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है।
तो फिर कई जो बड़े वकील थे, काफी एक्सपीरियंस था उनका, तो उन्होंने बताया कि दी सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लैंड की सरकार ने क्या करा थे 47 से पहले, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट वही थी, सारे कानून पारित होगा वहां पे आया करा थे भारत में। भाई आज तक भी अपनी आरबीआई और अपनी करेंसी क्या नहीं क्या वो अल्लाह है, फिर दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोट के ऊपर लिख रहे हो आप लोग, फिर भारत की सरकार का है। तो ये धीरे धीरे चीजा यहां तक आ गई हैं। तो मतलब ग्राम सभा में ही वो ताकत है, जो असली भारत है वो ग्राम सभा है। आज भी अगर ग्राम सभा ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया और कोई डिसीजन ले लिया, 70% लोगों ने साइन करके दे दिए, तो उसने सुप्रीम कोर्ट की भी ताकत नहीं है कि उसने वो निकार देगी है। आज भी अपना ग्राम पंचायत के फैसले ना निकार सकती है, फेर बदल कर सकती है, लेकिन ग्राम सभा के ना नहीं है, क्योंकि जो असली सरकार है वो भारत सरकार जिसना कम है वो असली ग्राम सभा है। भारत का गांव ही मिलकर भारत देश ना बनावा, तो वो असली सरकार है अपने देश की, जो भारत सरकार है। क्योंकि ये चीजें पढ़ाई नहीं जा रही, बताई नहीं जा रही हैं। अच्छा, आज के सिस्टम की हम बात कर ला, ये कोई राजनीतिक सभा तो है नहीं है, देखो अपनी है, क्योंकि मैं भी आपके गांव का भलाकरण नहीं आने का। देखो जी, मैं अपना ये ऐसी बातें क्यों सुना रहा, मैं अपना क्यों उस चीज पर लेगा रहा, क्योंकि गांव का बुरा हाल हो चुका है। मतलब हम बरादरी की बात तो चलो बहुत दूर की बात है, कट्ठे भाई भी कोई बात नहीं जी, गांव भाई भी हम बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे बड़े जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने ऐसा परिवार देखा कि 5 पीढ़ियां इकट्ठी रह करा थी, उनमें एक चौधरी होया करा था, जो सबसे बड़ा होया करा था ना, उसकी चला करा थी, उसकी पावर थी, नहीं था नहीं ताऊ जी। तो यूं हमारी बर्बादी का कारण ले आया गया कॉरपोरेट कंपनियों की वजह से और कॉरपोरेट घरानों की वजह से। क्योंकि कंपनियों ने सोचा अगर परिवार संपन्न रहेगा तो एक टीवी खरीदना पड़ेगा। इन्होंने 5 भाइयां, 5 अलग अलग कर दो तो 5 टीवी बिकेंगे। इन्होंने सपने दिखाओ अलग अलग बेडरूम बनाने के, तो 5 बेड बिकेंगे हमारे, या 5 फ्रिज बिकेंगे हमारे। तो धीरे धीरे यू सिस्टम चल रहा। आज तक मैं यह बात कह रहा कि लव मैरिज का कानून कितना गंदा है, सारा समाज देख रहा है जी। सुना तो इस कानून में कितने परिवार उजड़ गए, कितने घर उजड़ गए, और कितने गांवों एक दूसरे के बैरी हो गए लव मैरिज के कानून में। बड़े बुजुर्गों में ये एक बात कह रहा कि भाई मान लो अपना प्यार है किसी के साथ और वो बच्चे काला मुंह करवाना, शादी करवाना, उसकी मदद कौन करा है? मैं पूछ रहा जी आप लोगों से। सरकार मदद कर रही जी, पुलिस प्रशासन मदद कर रहा जी, माँ बाप से भी बात नहीं करने देता। आप यह बात हमारे हल्के का अरविंदर कल्याण जी है, आप उनके अलावा लेकर जाओगे, वो भी कह देगा कि भाई यू कानून मना नहीं बनाया, लेकिन गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज के अलावा लेकर हम जाए लिए किसने बनाया, भाई इन्होंने मना तो बनाया नहीं भाई, लेकिन गलत है। पर यू चल किस तरह रहा है जी मेरे देश में? क्या किसी गांव ने इसका विरोध करा, या लिख का अपना मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पर लिखित रूप में कोई चिट्ठी गई किसी गांव में थे? क्योंकि अपन हम लिखना ही नहीं सिखाए कि भी कौन सा मुद्दा लिखना चाहिए या कौन सा मुद्दा ना लिखना चाहिए। मारते हैं चीजें सिखाई नहीं गई, हम स्कूल में भेज दिए सिर्फ टारगेट बेस पर। जो ज्ञान था, ज्ञान मिलेगा अपने बड़ों के अलावा बैठने थे, हम वहां पढ़ सका, शिक्षा जरूर ग्रहण कर सका, डिग्री जरूर ले सका, लेकिन न्याय किस तरह करना है वो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे। मेल जोल किस तरह रखना है। आज एक कोई भी केस लेकर चले जाओ आप, कोई भी 10-10 साल उसके जजमेंट नहीं आने हैं। और मेरे गांव के बड़े बुजुर्गों ना बैठ कर, भारत के गांव में बैठ कर, उस ग्राम सभा ना बैठ कर 2-2 मिनट में बड़े से बड़े फैसले निपटा दिए, और कभी किसी का नुकसान नहीं होया उसमें, कभी भी। तो इसमें हमारा गांव खराज पर है जी। हमने गांव में किस तरह मिलने की बात करी है, वीर सिंह भाई हैं, इनकी मेहनत थी कि हम अपने गांव की व्यवस्था किस तरह बना सका, आज भी बना सका। अगर हम इकट्ठे बैठने शुरू हुए तो बना सका, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर सोचना पड़ेगा। इस भाई ने घर घर जाकर एक रिसर्च करी थी कि स्कूल की फीस, प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी जा रही है हमारे गांव में थे एक साल में। हमारे गांव लगभग 1500 वोटों का गांव है जी।
1500 वोटा मेरे गांव में है, तो लगभग 3-3.5 हजार जनसंख्या का गांव है बस हमारा, तो इतना ही होगा। उसकी जो प्राइवेट स्कूलों में फीस जा रही है, इनकम निकल गई 66 लाख रुपया 1 साल का। स्कूल की फीस इसमें ट्रैवलिंग नहीं है, इसमें किताबा नहीं है, इसमें पेन नहीं है, इसमें वर्दी नहीं है, इसमें जो और एक्स्ट्रा खर्चे हैं स्कूलों में पार्टियां करा वो चीज नहीं है। अगर जो ये सारा ऐड करा तो 1 करोड़ बन होगा ऊपर, 1 करोड़ से भी ऊपर कांकड़ा लिखा है। अगर 1 करोड़ की मान ले मेरा गांव 1 करोड़ दे रहा स्कूलों की फीस जा रही, जो 5-4 स्कूल हैं जिन्हें हम अमीर बना रहे हैं, और मेरे गांव का सरकारी स्कूल ठप पड़े उसमें 85 ही बच्चे हैं। अगर गांव सारा ही इकट्ठा हुआ, मेरा गांव में अपने गांव ना कह रहा, या कोशिश करा कोई भी किसी गांव ना इकट्ठा होगा कि भाई अपना जो वैर विरोध है या जो जात बरादरी खंडा रखी है, मैं नहीं जानता जी किस तरीके की आई किस तरह आई, लेकिन हम ना इब बैठ का इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि भाई मेरा गांव सही रास्ते पर चला किस तरह, यह बात है सही, सब मेन समझा। भाई मेरा गांव सही रास्ते पर चलेगा किस तरह, हम ना बैठ कर इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी ग्रंथ लिखे गया मैं विरोध नहीं करता उसका, वो उस काल वास्ते ठीक हो सका, लेकिन हम अपने गांव का ग्रंथ ही बैठ कर लिख लेंगे सारे जने इकट्ठे। भाई बैठ का वो ग्रंथ लिखने की जरूरत है जो हमारे गांव के भले के वास्ते होगा, एक व्यक्ति के वास्ते, एक पशु वास्ते, एक पक्षी वास्ते, प्रकृति के वास्ते, पेड़ों वास्ते, जीव जाकर तो गांव बच सका जी। यानी कोई रास्ता नहीं आई। वो जो मान ले 1 करोड़ है रहा 1 साल में गांव में, अगर जो 1 करोड़ रुपया गांव वाले उसने इकट्ठा करा, आधा ही लगा लो, किसी स्कूल की ज्यादा है, किसी में ज्यादा देने की क्षमता है, किसी में कम देने की क्षमता है, आधा लगा लो, 20 लाख ही लगा लो, तीसरा हिस्सा ही लगा लो उसका, 20 ही लगा लो। भाई 1 साल में 20 लाख रुपए मेरे गांव की अगर इनकम है, भाई मैं फिर अपने गांव का स्कूल कैसा नहीं बना सकता, कैसा भी बना सकूं, कौन सा मैं टीचर पढ़ाने वास्ते अपने गांव के स्कूल में नहीं ला सकता, उससे अगर 20,000 30,000 50,000 तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, गांव राम बैठ को उससे तनख्वाह दे सका, इतना सामर्थ्य है गांव में। खेलने वास्ते कोच बुला सका, कोई सा भी कोच बुला लो, अगर हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है, वो बच्चे का टैलेंट पहचान का, क्रिकेट का है, कबड्डी का है, किस चीज का, हम सारी सुविधा अपने गांव में कर सका। किसी ने खेती करने का शौक है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जिस भी हम प्रोफेशनल ले आ सका अपने स्कूल में, अपने गांव में अपनी व्यवस्था बना सका। हम डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का अगर आपने नाम सुना तो उनके पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो 3 साल से लेकर और 20 साल तक के नौजवान बता सका कि भाई इसके अंदर परमात्मा ने उस प्रकृति का ना कौन सा टैलेंट दे रखा, भाई यू कबड्डी का बढ़िया खिलाड़ी बनेगा, या यू टीचर बनेगा, या यू क्रिकेटर बनेगा, या यू खेती करने वाला बनेगा, यू डॉक्टर बनेगा। वो टैलेंट है, वो थोड़ी ही देर में बता दा, और ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है उसके। वो यह चीज कह रहा पूरे देश में घूम रहा पिछले 10-12 साल होते कि भाई मेरे को ये गांव दे दो, मैं गांव के नौजवानों ना यू टैलेंट सिखा दूंगा। शर्त सिर्फ यह है कि भाई पूरा गांव इकट्ठा हो और इस टैलेंट ना सीखने वास्ते 10 नौजवान दो, मैं उनसे सारी टेक्निक सिखा दूंगा। फिर वो अपने गांव के हर युवा ना, हर बच्चे ना देख का और वो टैलेंट में, उस टैलेंट में लगा दो, उसना बच्चा भी खुश रहेगा। ऐसी बहुत सी फिल्में भी हैं जी, नौजवान साथियों ने देखी होगी कि भाई वो टैलेंट के ऊपर ही है, कि भाई बंदे में जो प्रतिभा है, जो वो नेचर ना, हर किसी ने टैलेंट दे रखा। मान लो अब नीम के ही पेड़ की बात करा, इसका गुण है कि यू कड़वा है, लेकिन इसके बहुत और भी गुण है। यह चीज समझ में आई मारी तो कि जैसे वृक्ष का नाम लेवा, वृक्ष मना आपके दिमाग में जाएगा कि वृक्षों की बात कर रहे हो, उसमें सारे पेड़ आगे, बड़, पिपल, सैतूत, नीम, जामुन सारे आगे जी। अगर मैं जानवर की बात कर रहा तो 4 टांग वाला आपके दिमाग में घूम जाएगा कि जानवर की बात कर रहा, घोड़ा, गधा, वो कुछ भी हो सका। ऐसे ही मैं पूरे मानव की बात कर रहा, भाई मानव जाति तो एक ही है, भाई ये कद कद अलग बटे, वो चीज देखनी पड़ेगी किस उद्देश्य से बटे हैं। ये तो मानना इकट्ठा होना पड़ेगा, जात बरादरियों में खिंड गए, धर्म में खिंड गए। अगर पहाड़ों में रहने वाला मानव है तो उसने पहाड़ी जैसी अपनी जिंदगी बना ली, भी जो वहां की चीजें हैं उन्हीं में गुजर बसर करने लग गया वो। इस तरह ही मान ले नीम के पेड़ की बात करेंगे तो आप ना समझ में आ जाएगा, नीम के पेड़ की बात कर रहे हैं भाई, आंवले के पेड़ की बात कर रहे हैं भाई, आंवला कह रहे हैं। मान ले जो मैं वृक्ष कहूंगा तो सारे जावा, जानवरों में मैं कहूंगा घोड़ा, तो घोड़े आपके दिमाग में चले जाएगा भाई घोड़े की बात कर रहे हैं, वो इसी तरीके का हुआ। और ऐसे ही पक्षियों में
लेकिन उनकी जातियां या उनके वो अलग अलग है, उनके गुण हम जाति नहीं कह सकते ना, गुण कह सका सर हम कि उनके गुण अलग हैं। ऐसे ही हमारे मानवों में थे, इंसानों में तेल काटने वाला तेली, बाड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, कुम्हार का काम करने वाला। ये फिर हमारे दिमाग में अगर हम कुम्हार का नाम लेंगे, नाई का लेंगे, भाई उनका फिर काम आ जा, वो गुण था उनका। अंग्रेजों ने वो जाति बनाई 1500 ईस्वी के बाद, वो जाति बनाना शुरू करी अंग्रेजों ने, जबकि वो उनका ज्ञान था, वो टैलेंट था उनका, जातियों में बांट वो जातियों में बांट दिए जी। और आज की राजनीतिक पार्टियां भी जातियों वाला ही बांटने का काम कर रही हैं। तो हम अगर गांव राम में बैठ का चौपालों में ऐसी चर्चा हुआ तो जीव जाकर गांव राम सुधर सका नहीं। इन्होंने आप सोच कर देखो जी, जिस तरह वो फर्जी महामारी आई थी, आज तो साबित हो गया, वो साबित हो गया ना, लेकिन पूरे विश्व का बेवकूफ बनाया गया। हम ना उस वक्त भी हम किलकियां मार दे रहे कि या वैक्सीन ना लगा लियो, वैक्सीन ना लगा लियो, वैक्सीन ना लगा लियो, नहीं तो आपका मतलब शरीर में नुकसान होएंगे, इसकी आपकी इम्यूनिटी ताकत खत्म हो जाएगी। और आप देखोगे बच्चे जिम करते करते खत्म है, लोग बैठे बैठे खत्म है। आज से पहले वैसा नहीं था, मतलब हार्ट अटैक आ जा करा था, लेकिन फैल नहीं हुआ था, वो काम करना बंद कर जाए एकदम। वो मारे अंदर मारी ही सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से मारा, टिक्के लगवा दिए, और हम मतलब मरने की कगार पर। पहले देखो इनकी योजना देखो, पहले 70 साल के का लगेंगे, 60 साल के का लगेंगे, मतलब जो ज्ञान हमने उनसे मिल सका था, पहले उन्होंने मारने की योजना बनाई उनकी। जोड़ से काम में तो रह गए, बच भी गए, चले गए, वो बच का ही नहीं। आप लोग देखो कि किसान आंदोलन चल रहा था, लाखों की भीड़ थी, एक भी किसान का वो फर्जी महामारी की शिकायत नहीं आई, ये कभी नहीं, काम करने वाले को तो किसी का नहीं होया। और आप जैसे ही सर्द पार करोगे, दिल्ली में अस्पतालों में हाहाकार मच रहा था, कोई भी बच नहीं रहा था किसी भी हॉस्पिटल। ये मेरा यही बात कहने का उद्देश्य है कि ये मशीनीकरण लिया का, हमने डिजिटल बना का, एक बटन बंद करने की जरूरत है, हम भूखे मरेंगे। अगर बिजली बंद होगी नहीं, बिजली बंद होगी तो हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। स्मार्ट मीटर मम इसका जागता उदाहरण है, एक बटन बंद करें, हर घर की बिजली बंद हो जाए। खंबे पर लाइट है, गांव में लाइट है, लेकिन घर में को नहीं आ, उससे आकर सप्लाई बार जल्दी को नहीं है। हाँ, वो डिजिटल हो गया, स्मार्टनेस होगी। वो जो स्मार्ट सिस्टम ले आकर ना हमारे पर थोप दिया, ऐसा पूरा का पूरा सिस्टम लगेगा जी। वो क्या कर रहे कि मैडम आवा तो स्कूल में पढ़ाने वास्ते या मास्टर जी वो टीवलों पा फिर रहे जी, मान लो क्या मतलब है जी, पैसे तो दे रही उनसे भारत सरकार, हम समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब हम जो टैक्स भर रहे हैं ना उससे तनख्वाह रही जिनकी, भारत सरकार हम है। भारत सरकार का कोई भी ऑफिस नहीं है पूरे देश में, आप हो तो बता दो जी मना। हमारे कभी तो है जिसमें इलेक्शन नाम है, हाँ रोड के लो लग लिया, हाँ यही है जी। नहीं और उसके लो लग लिया, जातियों बैंड का सारा। हाँ एमएलए अरविंदर बन गया, स्पीकर भी बन गया, खिलाफ तो नहीं बोल सकता, अच्छा कुछ गलत काम हो बोल देगा ना, नहीं बोल सकता, जितने भी एमएलए कोई खिलाफ नहीं बोल रहे। हाँ यही बात आप वाली ठीक है आपने बोल दी, वो मेरे दिमाग में फिसल गई थी कि भाई नेहरू ना इसी करका वो उसके गिल्लों लगा था कि वो खिलाफत में बोल नहीं सका था। आज मास्टर जी या कोई सरकारी ड्यूटी करने वाला या कोई नेता पार्टी के खिलाफ बोल कर दिखाओ, कांग्रेस का कांग्रेस के खिलाफ बोल कर दिखाओ, या बीजेपी का बीजेपी के खिलाफ बोल कर दिखाओ, मास्टर जी बोल कर दिखाओ, नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है, नौकरी करनी ना, इस डर से भी हम ना निकाल नहीं देंगे। यू डर उस टाइम के लोगों ने था, सरकारी नौकरी जब पीएम से लेगा ऊपर तक कोई भी वो नहीं बोल सकता। जाटों का तो पूरा लाडला था, बड़ा था और बीजेपी में रह गया, और कोई भी एक गौतम पंडित तो बोल लिया उसके खिलाफ, नहीं कोई बोल लिया कितना भी ये किसान आंदोलन रहा, कभी करे पक्ष सुनना है ना करे ना। ये भी वही बात कह रहे जी, मैं महाराणा प्रताप जी थे, महाराणा प्रताप जी तो लड़ रहे थे देश के वास्ते कि ये मुगल है रे, ये अत्याचार कर रहे, हमने इनकी सत्ता नहीं चंदी ना, हमने जरूरत है, इसी करके उन्होंने विद्रोह कराया था उनका महाराणा प्रताप जी ना। और
आप सोचने की बात देखो, भगत सिंह पा एक्ट देखो कौन से लग रही, 121 धारा लग रही उन पा। आप गूगल पर सर्च करोगे 121 धारा के है भारतीय दंड संहिता के अनुसार कि जो भारत के विरुद्ध विरोध करेगा या वो षड्यंत्र करेगा भारत के खिलाफ युद्ध करने की, उसमें भगत सिंह ना फांसी हो रही, हमने डूब का मर जाना चाहिए। मतलब 121 धारा भगत सिंह पर क्यों लगाई, और फिर वो बनाई किन्ना थी, हम तो अंग्रेजों के गुलाम थे। वो धारा बना किसने दी, अथॉरिटी किसने थी भारतीय दंड संहिता बनाने की। 1931 में भगत सिंह ना फांसी हुई थी। भारतीय दंड संहिता किन्ना बना दी, देश आजाद तो आजादी जिन्ना मान का चल रहा था 15 अगस्त के बाद होया 1947। उस टाइम भारतीय दंड संहिता का इस्तेमाल कौन कर रहा था, अंग्रेज सरकार। और ये राजनीतिक में बैठे ये लोग सारे के सारे, यही राम प्रसाद बिस्मिल पर लग रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेकंड वर्ल्ड वार क्रिमिनल है आज भी। भगत सिंह और इस कर का आतंकवादी है आज भी, क्योंकि ये सिस्टम मारा को नहीं है। मेरे गांव के अंदर जो सिस्टम चल रहा है मारा को नहीं है, बड़े बुजुर्गों, मेरे भारत की व्यवस्था को नहीं है। जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने बनाई थी वो थाम कर रखी, वो तो को नहीं रही। सारे डिपेंड हो गए हम बाजार पा। मेरे देश में व्यवस्था हमारी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत चल रही। आज भी देश का प्रधानमंत्री कोई भी बना है ना, कोई भी, वो समझौता करने जावा 1 साल के बाद इंग्लैंड उसने जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। आप नरेंद्र मोदी जी का बायोडाटा ठाका देख लो ना, क्या फिर इंग्लैंड जा रहे हैं। वो उस रजिस्टर पर आज भी साइन करके हुआ कि हाँ आपकी सत्ता हम संभाल रहे हैं और इतना संभाल कर रखेंगे, अगर कोई और संभालेगा इन 5 साल तक तो मैं हूं। देश ना हम सोच रहे कि हमारे ये नेता चला रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों नेताजी नहीं चला रहे हैं देश दुनिया ना तो कोई और ही चला रहे हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति जो गूगल पर सर्च करने थे भी उनके नाम को नहीं आते हैं, आप सर्च करके देख लियो। रोथस्चाइल्ड फैमिली, रॉकफेलर फैमिली, अंधे को नहीं है। 13 परिवार हैं जो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। वो डिसाइड करना कि भाई हम ना कौन से देश में कौन सा प्रधानमंत्री चाहिए। मैं अपना वो डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, कुछ फोटो भी दिखा दूंगा। अभी अब मीटिंग खत्म होगी। 1994 में तय हो गया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी ना देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 1994 में उन लोगों ने तय कराया था। इसी कर का मुद्दे दे दिए गए फिर इससे, भाई आपने इन पर बोलना, इन पर बोलना, इन पर बोलना, हिंदू मुस्लिम करवा दो देश में और कुछ नहीं है। और नहीं हो रहा तो देख लो जी, वो फोटो है। मतलब चलो वो फिर मतलब राजनीतिक पक्ष में चले जाएंगे ज्यादा बातें। मतलब वो देखा करो आप लोग के भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर कह रहा है कि भाई अमेरिका की कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो मैं नहीं आया हूं यहां से। तो फिर हमारे यह चीज क्यों बताई गई कि भाई जब गुजरात के दंगे हुए थे तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और अमेरिका में इनका बैन थे। अपने भाषणों में वो खुद कह रहे अमेरिका जाया करा थे, हर स्टेट में घूम रहे हैं, सारी जगह घूम रहे हैं। अब पीछे उसका तो वीजा नहीं, मोदी का तो वीजा नहीं, प्रधानमंत्री का वीजा तो अमेरिका वो मुख्य के लिए वैसे तो वीजा नहीं मिलता, वीजा तो प्राइम मिनिस्टर करके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। हाँ, ठीक है जी, मानने है जी आपकी बात वो। लेकिन वो अपने ही भाषणों में कह रहे जी, मैं उसकी बात कह रहा था भी मैं हर स्टेट में घूम कर रहा हूँ अमेरिका की। यह बात जी आप लोगों ने देखा होगा जो